अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी इशू का फास्ट ट्रैक रिवीजन। इस चैप्टर को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में हम लोगों को जानना है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जिसका अमेंडमेंट 2008 में किया गया था। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का मुख्य मकसद क्या था? लीगल रिकॉग्निशन देना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज को, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अदर डाटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, इसको लीगल रिकॉग्निशन देना था। उसके बाद 2000 के बाद बहुत सारे साइबर फ्रॉड होने लगे, धीरे धीरे बहुत सारे साइबर फ्रॉड होने लगे, जिसकी वजह से 2008 में इस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया। एक्ट को अमेंडमेंट करने के बाद कई सारे नए सेक्शंस को इंसर्ट किया गया, कई सारे नए पेनाल्टीज को डाला गया 2008 में। तो कौन सा सेक्शन 2008 में डाला गया और कौन सा सेक्शन 2000 में डाला गया, इसको डिफरेंशिएट करके हमें नहीं पढ़ना है। आप जब आंसर को प्रेजेंट करते रहोगे तो आप किसी भी सेक्शंस को यहाँ पर याद नहीं रखोगे, किसी सेक्शन नंबर को आपको डायरेक्ट लिखना है एज पर आईटी एक्ट एज अमेंडेड इन 2008। ये वर्डिंग्स का आपको इस्तेमाल करना है, ना कि आपको ये याद रखना है कि कौन सा 2000 में आया था सेक्शन और कौन सा 2008 में आया था। उसके बाद दूसरा भाग हमारा इस चैप्टर का है रेगुलेशंस के बारे में। रेगुलेशंस किस चीज़ के लिए? सिस्टम ऑडिट करवाने के लिए और सिस्टम कंट्रोल रखने के लिए। सिस्टम ऑडिट करवाने के लिए और सिस्टम कंट्रोल रखने के लिए आईआरडीआई वालों ने यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेशंस दिया है। उसके बाद आरबीआई वालों ने बैंक को और सेबी वालों ने सिक्योरिटी वाले को, सिक्योरिटी मार्केट में सबको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलेशंस किस चीज़ के लिए? तो सिस्टम कंट्रोल के लिए और सिस्टम ऑडिट के लिए। कई सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हम लोगों को पढ़ने हैं यहाँ पर, जिसमें मुख्य रूप से स्टैंडर्ड हमारा ISO 27001 जो कि सिक्योरिटी पर स्टैंडर्ड देता है, और दूसरा हम लोग सर्विस मैनेजमेंट पर जो स्टैंडर्ड दिया गया है ITIL के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, और भी अदर स्टैंडर्ड भी हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर IT एक्ट एंड रेगुलेटरी इशू के बारे में। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में। जैसा कि 2000 में हम लोगों ने देखा था कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, डिजिटल सिग्नेचर को, ये सारी चीज़ें मेन मकसद थे। किस चीज़ के मेन मकसद थे? तो IT एक्ट 2000 के। 2008 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके रिस्पेक्ट में 3 प्रकार के रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए। 2011 रूल, 2011 में जाकर रूल्स इशू किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये 3 रूल्स का अगर हो सके तो आप नाम याद कर लेना। पहला रूल है हमारा IT रीजनेबल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रैक्टिस एंड पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन रूल्स 2011, इंटरमीडिएटरी गाइडेंस रूल्स 2011 और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी रूल्स 2011। आप बोलोगे कि क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? द फॉलोइंग रूल्स हैव बीन इशूड फॉर IT एक्ट 2008। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नहीं। लेकिन जब आप अपने आंसर को प्रेजेंट करते रहोगे और कहीं पर भी एग्जाम में अगर आपको रिलीवेंट लगा, इन सब 3 रूल का नाम लिख देना, तो आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, जिससे आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन अच्छा देने के लिए हो सके तो आपको 3 रूल का नाम याद रखना है। एसोसिएशन मेथड से इस 3 रूल का नाम हम लोग याद रखते हैं। मान लो कि आपकी पर्सनल एक डायरी थी जिसको आप लोग गाइड बोल के बुलाते थे, आप उसको गाइड बोल के बुलाते थे। 2008 में आप इंटर में पढ़ते थे। ठीक है, इंटर मतलब 12th में पढ़ते थे, तो आप गाइड बोल के बुलाते थे। तो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस, IT एक्ट इंटरमीडिएटरी गाइडेंस रूल्स 2011, वो जो आपका गाइड था वो खो गया। उस गाइड में आप अपने पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन को लिखा करते थे, वो खो गया 2008 में। अचानक से बहुत साल बीतने के बाद 2011 आया और आपकी घर का बेल बजा। जब आपने दरवाज़ा खोला तो कोरियर वाले ने आपको आपकी डायरी दी। किसी ने, अच्छे इंसान ने उसको कोरियर कर दिया था आपको, यानी कि डिलीवर कर दी डायरी आपको, तो सर्विस डिलीवरी। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी रूल 2011, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस रूल्स 2011, IT रीजनेबल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस एंड पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन रूल्स 2011। इस तरह से एसोसिएशन मेथड से आप इन 3 रूल का नाम याद करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपको ना भी याद रहता है तो आप बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 प्रकार के रूल जो है IT एक्ट 2008 को सपोर्ट करने के लिए 2011 में इशू किए थे। ठीक है, बस इतना भी काफ़ी है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट आर गिवन एज फॉलो। IT एक्ट जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव ही है लीगल रिकॉग्निशन देना। जैसा कि मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को और डिजिटल सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन देना, फैसिलिटी देना ई फाइलिंग की, ई फंड ट्रांसफ़र की, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज की फैसिलिटी देना, और ना केवल फैसिलिटी देना, फैसिलिटी के साथ साथ लीगल रिकॉग्नाइजेशन भी प्रोवाइड करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद तीसरा, बैंकर वालों के लिए, बैंक लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को, रिकॉर्ड्स वगैरह को वो मेंटेन कर सके, ये भी ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को लाने का, बैंक वालों को सपोर्ट करना कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद रिलेटेड लॉ में अमेंडमेंट लाना, जितने भी रिलेटेड लॉ होंगे जहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स वगैरह, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का, यानी कि जहाँ पर क्लास करता है एक्ट,
वहाँ पर जो है आपको बताना है कि भाई हमारा आईटी एक्ट जो है ओवरराइड करेगा। जैसे कि आपका कई सारे एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ बातें और बतानी है हमें, तो हम आगे चल के उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट आर गिवन एज फॉलो: लीगल रिकॉग्निशन देना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, लीगल रिकॉग्निशन देना डिजिटल सिग्नेचर को, फैसिलिटी देना ई फाइलिंग की, ई फंड की, ई स्टोरेज की, बैंकर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स वगैरह सब रखना अलाउ करना, और उसके बाद रिलेटेड लॉ एंड रेगुलेशंस को अमेंडमेंट करना। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ की इशू जो कि इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप इन्फॉर्मेशन को रखोगे तो जाहिर सी बात है कि इंटरप्राइज का इंटरनल कंट्रोल करने का तरीका बदल जाएगा। इंटरप्राइज को बहुत सारी पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, टॉप मैनेजमेंट को खासकर, ठीक है। काफ़ी स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये आपका जो है की इशू हो जाते हैं उसके लिए। और ऑडिटर को भी जो है वैलिडेट करने का, यानी कि एविडेंस को इवेल्युएट करने का, कलेक्ट करने का तरीका बदल जाएगा। कौन कौन से एरिया में इनको इफेक्ट पड़ेगा? ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, 3 एरिया में आपको इंटरप्राइज को और ऑडिटर भाई साहब को ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये की इशू के बारे में बताया गया। हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा की, लीगल रिकॉग्निशन देना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, डिजिटल सिग्नेचर को, फैसिलिटीज देना 3 बातों की, और बैंकर्स के बारे में देखा, और अमेंडमेंट क्या करना है हमें। यह हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को लाने का। कुछ की डिफिनेशंस के बारे में आपको डिफिनेशन के नंबर याद रखने हैं। पटा, ठीक है। तो पटा वर्ड से आप बहुत वाकिफ हो, ठीक है। लड़के लड़कियां पटाते रहते हैं और लड़कियां लड़के पटाते रहती हैं, ठीक है। तो पी से डिजिटल सिग्नेचर, पी से डिजिटल सिग्नेचर और टी से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जब भी डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वर्ड को आप इस्तेमाल करोगे, आप एग्जाम में ये 2 सब सेक्शन की चर्चा जरूर से करोगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन पी डिजिटल सिग्नेचर और टी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। उसके बाद एक यूए, ये सेक्शन भी आपको याद रखना है। यूए क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अक्षय कुमार इंडियन आर्मी में है और वो कंप्यूटर लेके पहाड़ पर से जंप करता है। इमरजेंसी में वो जंप करता है, तो वो बिग बी के सर पे जंप करता है। बिग बी की एज 70 साल है और बिग बी को हम लोग बी बोल के बुलाते हैं। तो यू ए क्या हुआ? सेक्शन 70 बी, सेक्शन 70 की बी के हिसाब से इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसको डिफाइन किया गया है यू ए में। तो ये सेक्शन भी आप एक सेक्शन नंबर याद रखो, इसके साथ साथ 70 बी। जब हम 70 बी की चर्चा करते रहेंगे तब मैं आपको ये अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन यानी कि 70 बी की कहानी और यू ए की, यू आया अक्षय कुमार इंडियन कंप्यूटर लेकर जंप करके इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की तरह, ठीक है, रिस्पॉन्स करने के लिए। तो आपको यू ए और 70 बी को आपको याद रखना है। उसके बाद एक सेक्शन आपको याद रखना है एफ नंबर पॉइंट। ये एफ नंबर क्या है? असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम क्या होता है? चैप्टर नंबर 3 में हमने क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के बारे में चर्चा की थी। जब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में आप कन्वर्ट करते हो, जब आपके सिंपल जो लैंग्वेज होता है उसको आप किसी सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करते हो, तो ऐसे सिस्टम को क्रिप्टोग्राफी सिस्टम बोलते हैं। जब सेंडर रिसीवर को डाटा भेजने लगता है तो उस समय जो प्रोसेस किया जाता है उसको इंस्क्रिप्शन करना बोलते हैं, और जब रिसीवर पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको डिस्क्रिप्शन करना बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन करने का 2 तरीका होता है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में केवल एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, दैट इज योर प्राइवेट की। और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में की पेयर का इस्तेमाल किया जाता है। की पेयर यानी कि पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब सेंडर इंस्क्रिप्ट करेगा तो उस वक्त वो क्या करेगा? प्राइवेट की को अपना अफिक्स करेगा, और जब रिसीवर उसको डिस्क्रिप्ट करने के लिए जाएगा तो करस्पॉन्डिंग पब्लिक की का इस्तेमाल करके मैसेज को खोल के पढ़ पाएगा, ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस मैसेज को ला पाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, ये 2F टर्म यूज करना है। जब भी आपको असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम इस चैप्टर में मिलेगा, आपको ये F नंबर पॉइंट याद आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का चैप्टर नंबर 2 है, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें मुख्य रूप से 2 सेक्शन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 3A। 2 सेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, सेक्शन 3 और सेक्शन 3A। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो कैसे कैसे डिजिटल सिग्नेचर से वेरिफिकेशन किया जाता है डाटा का, डिजिटल सिग्नेचर से कैसे कैसे वेरिफिकेशन किया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि पी नंबर सब सेक्शन में हम लोगों ने देखा था डिजिटल सिग्नेचर को डिफाइन किया गया है। जब डाटा को क्रिप्टोग्राफी सिस्टम से आप इंस्क्रिप्ट करते रहते हो तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर को एफिक्स कर देते हो। जब आपका कोड में कन्वर्ट करने का रहता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो उस पर एक हैश फंक्शन नाम का फंक्शन चलता है, जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। वो फंक्शन चलते के साथ आपका डाटा जो है वो कोड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सीफर टेक्स्ट बोलो तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, और उसको डिजिटली फ्रीज कर देता है। कौन? डिजिटल सिग्नेचर उसको डिजिटली फ्रीज कर देता है। अगर उस डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो डिजिटल सिग्नेचर इनवैलिडेट हो जाएगा और वो डाटा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो सेंडर क्या करता है? इंस्क्रिप्ट करता है। तो इंस्क्रिप्ट करने का प्रोसेस हम लोगों ने देखा। रिसीवर को क्या करना है? डिस्क्रिप्ट करना है। जो भी मैसेज डाइजेस्ट रिसीवर के पास आया उसको ओरिजिनल फॉर्म में वो जब तक कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक वो पढ़ नहीं पाएगा, और ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको अपना पब्लिक की यानी कि इस प्राइवेट की का करस्पॉन्डिंग पब्लिक की को अफिक्स करना पड़ेगा। जैसे ही करस्पॉन्डिंग पब्लिक की को अफिक्स करता है रिसीवर, जैसे ही अपने करस्पॉन्डिंग पब्लिक की को अफिक्स करता है तो वापस से उस पर हैश फंक्शन चलता है, और वापस से हैश फंक्शन चलने के बाद मैसेज दोबारा से ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण वो रिसीवर जो होता है वो मैसेज को पढ़ पाता है। तो उम्मीद है कि ये 2 स्टेप से वेरिफिकेशन जो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू किया जाता है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आप बैक करके बार बार सुन लो। पहली बात तो ये मैं बोलूँगा, और दूसरा कि आपकी स्टडी मटेरियल आपके सामने में खुली होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी बातें मैं बोलता हूँ वो आपको समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक आप स्टडी मटेरियल से एक बार रीड नहीं करोगे जो मैंने बोला है। पहला स्टेप में मैंने क्या बोला? इंस्क्रिप्शन करता है। इंस्क्रिप्शन करते वक्त जो मैसेज डाइजेस्ट होता है उस पर अपना डिजिटल सिग्नेचर को एफिक्स करता है वो बंदा। कौन? सेंडर। रिसीवर क्या करता है? उस पर करस्पॉन्डिंग पब्लिक की अपना चलाता है। करस्पॉन्डिंग पब्लिक की अपना जब डालता है तो उसके बाद हैश फंक्शंस के थ्रू वापस से मैसेज ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे वो पढ़ पाता है, और डिजिटल सिग्नेचर होने के कारण वो आइडेंटिटी भी ट्रेस कर पाता है कि एक्चुअली सेंडर भेजा किसने है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिफिकेशन हो जाता है कि किसने भेजा है डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से। इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन करने में हम लोगों को डिजिटल सिग्नेचर की मदद मिलती है। यानी कि यहाँ पर इंस्क्रिप्शन करते वक्त मैंने आपको क्या बोला था? इंस्क्रिप्शन करते वक्त यहाँ पर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम 2 सिस्टम होता है। यहाँ पर आपको आईटी एक्ट क्या बोल रहा है? आईटी एक्ट यहाँ पर बोलता है कि इंस्क्रिप्शन करते वक्त आप असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का इस्तेमाल करो। इंस्क्रिप्शन करते वक्त आप असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का यानी कि की पेयर का इस्तेमाल करो। यहाँ पर क्या करेगा? एफिक्स करेगा अपना प्राइवेट की, और ये क्या करेगा? अपना करस्पॉन्डिंग पब्लिक की से रीड कर पाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है? ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर को एफिक्स करना पड़ेगा, ऐसा सेक्शन नंबर 3 बोलता है। उसके बाद बोलता है कि आपकी जो ये ऑथेंटिकेशन होगी उसका इफेक्टिवनेस कब बोल सकते हो? जब आपने असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का इस्तेमाल किया है, यानी कि कानून में ही सेक्शन नंबर 3 ही बोला कि आपको की पेयर का इस्तेमाल करना है, और आपका हैश फंक्शंस जो होगा वो किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है आपके इफेक्टिवनेस। आपका हैश फंक्शन यानी कि आपका ये मैथमेटिकल फंक्शंस, आप जितना खर्चा करोगे और जितना टाइम दोगे इस फंक्शन पर उतना ज़्यादा आपका हैश फंक्शन मजबूत होगा, उतना ज़्यादा कोड जो है, सीक्रेट कोड जो है, आप जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे वो उतना मजबूत होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर 3A के बारे में। सेक्शन नंबर 3 हमें क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बोलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से कैसे कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकते हो इसके बारे में बताया गया है। मतलब आप डिजिटल सिग्नेचर से तो कर सकते हो, ऐसा बोला है सेक्शन नंबर 3, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से कर सकते हो उसके लिए कंडीशन बताया है सेक्शन नंबर 3A में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को आप जो है ऑथेंटिकेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप स्पेसिफाइड जो है ऑथेंटिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। या तो ई सिग्नेचर का इस्तेमाल करो आप ऑथेंटिकेट करने के लिए, या फिर स्पेसिफाइड ऑथेंटिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो। स्पेसिफाइड ऑथेंटिकेशन टेक्निक स्पेसिफाइड कहाँ पर? सेकेंड शेड्यूल में, आईटी एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में जो टेक्निक हम आपको बोलते हैं, जो आपको सरकार ने कहा है, उस टेक्निक से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर स्पेसिफाइड ऑथेंटिकेशन टेक्निक, ये 2 तरीके सेक्शन नंबर 3A में अलाउ किए गए हैं। भले इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, हेडिंग में आप देख सकते हो, लेकिन उसके बाद भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अलावा दूसरा ऑथेंटिकेशन टेक्निक है स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड कहाँ पर? सेकेंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है क्या कि इस सेक्शन के लिए आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो या फिर आपका ऑथेंटिकेशन टेक्निक हो, उसको आप रिलायबल कब मानोगे? ठीक है, रिलायबल कब मानेगा कानून? तो पहला आपका पॉइंट आता है लिंक, यानी कि जब आप सिग्नेचर को क्रिएट करते रहोगे, यानी कि सेंडर जब सिग्नेचर को क्रिएट करते रहेगा तो डाटा जो होता है वो केवल एक ऑथेंटिकेटर से लिंक्ड होना चाहिए। मतलब एक पर्सन से रिलेटेड वो डाटा होना चाहिए, लिंक्ड किसी एक ही पर्सन से होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो लिंक्ड वाला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आता है आपका कंट्रोल। सिग्नेचर का डाटा जब सेंडर क्रिएट करते रहेगा तो केवल ऑथेंटिकेटर के कंट्रोल में ही होना चाहिए वो डाटा, केवल ऑथेंटिकेटर से लिंक्ड होना चाहिए, पहला नंबर पॉइंट बोला, और केवल ऑथेंटिकेटर के कंट्रोल में होना चाहिए, ऐसा दूसरा कंडीशन बोलता है।
तीसरा बोलता है अल्टरेशन डिटेक्टेबल। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कुछ अल्टरेशन हुआ तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कोई भी अल्टरेशन किया गया तो डिटेक्टेबल होना चाहिए। उसके बाद चौथा भी बोलता है इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टेबल, मतलब भले ही सेंडर ठीक है मैसेज या इंफॉर्मेशन में जो क्या होगा अल्टरेशन करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में इंफॉर्मेशन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डालने के बाद भी अगर अल्टर करता है या फिर उसको कोशिश करता है तो वो डिटेक्टेबल होना चाहिए। उसके बाद अदर कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, तो क्या क्या कंडीशन बताया गया मुख्य रूप से पहला है कि जो ऑथेंटिकेटर से लिंक्ड डाटा होना चाहिए सिग्नेचर क्रिएट करते वक्त, जो सिग्नेचर का क्रिएटर है उसी से डाटा लिंक्ड होना चाहिए। दूसरा, उसी के कंट्रोल में डाटा होना चाहिए। तीसरा, अल्टरेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में किया गया तो वो डिटेक्टेबल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने के बाद भी अगर अल्टरेशन किया गया तो वो इन्फॉर्मेशन डिटेक्टेबल होना चाहिए। और अदर कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बता सकती है एसर्टेन करने का तरीका कि जेन्युइन पर्सन ने ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बाद लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बता सकती है ऑथेंटिकेट करने का तरीका कि केवल जेन्युइन पर्सन ने ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डाला है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कोई भी सेकंड शेड्यूल यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड ऑथेंटिकेशन टेक्निक का जो सेकंड शेड्यूल हमने देखा था उसके किसी भी कंडीशन को ऐड कर सकती है, उसमें कोई भी कंडीशन डिलीट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, जैसा भी उसको ठीक लगे वो सेकंड शेड्यूल में अपने हिसाब से परिवर्तन ला सकती है। अब हम लोग बात करते हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। सेक्शन नंबर 3 हमें क्या बोला, डिजिटल सिग्नेचर आपको एफिक्स का ऑथेंटिकेट करवाना है और ऑथेंटिकेशन की इफेक्टिवनेस आपको तभी मजबूत रहेगी जब असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का आप इस्तेमाल करते हो और आपके हैश फंक्शन पे भी आपका इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है। तो ऐसा सेक्शन नंबर 3 में हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में हम लोगों ने देखा था कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का इस्तेमाल कर सकते हो या स्पेसिफाइड टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेसिफाइड ऑथेंटिकेशन टेक्निक, जो कि आपके सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। सेकंड शेड्यूल बनाने वाला कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने वाला। अगर जो भी टेक्निक आप ई सिग्नेचर या फिर स्पेसिफाइड टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हो तो उसको आप रिलायबल कैसे मान सकते हो? सिग्नेचर क्रिएट करते वक्त सिग्नेचरी से ही वो डाटा लिंक्ड होना चाहिए। दूसरा, सिग्नेचरी की ही मात्र कंट्रोल में होना चाहिए। उसके तीसरा, कोई भी अल्टरेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में होगा तो वो डिटेक्टेबल होना चाहिए। कोई भी अल्टरेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में होगा तो वो भी डिटेक्टेबल होना चाहिए। अदर कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। इसके अलावा कुछ बातें बताई गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एसर्टेन करने के लिए कि जेन्युइन पर्सन ही ई सिग्नेचर कर रहा है उसके लिए रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रूल जो है स्पेसिफाइड जो शेड्यूल है आपका, उस शेड्यूल में अल्टरेशन करने के लिए भी रूल बना सकती है। अल्टरेशन करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है, वही कर सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में। इसमें हम लोग केवल मुख्य रूप से लीगल रिकॉग्निशन के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस चैप्टर में हम लोग लीगल रिकॉग्निशन के बारे में देखेंगे। ई रिकॉर्ड का कैसे कैसे लीगल रिकॉग्निशन होता है, ई सिग्नेचर का। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा को कैसे एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद अगर हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेता है तो उसके बारे में लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है कि भाई आप सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हो, जो कि इंटरनेट वगैरह का सर्विस दे रहा है उससे आप सर्विस ले सकते हो, सरकार को ऑथराइज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ऑथेंटिकेशन करना, जैसा कि आपको पता है कि कंपनीज एक्ट बोलता है कि इतने सालों तक आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखो, तो रिटेंशन करके रखो, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हो। इस बात का परमिशन यहाँ पे देता है। अगर ऑडिट करवाने किसी कानून ने बोला है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, तो आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह के फॉर्म में भी अगर ऑडिट करवाते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी तो भी चलेगा, यानी कि वैलिडेट ही रहेगा। उसके बारे में, उसके बाद पब्लिकेशन के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर सेक्शन 6, 7 और 9 जो है वो राइट नहीं देता है, केवल आपको बताता है कि अगर ई फॉर्म में आप रख सकते हो तो इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको राइट देता है कि आप ई फॉर्म में ही रखो। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल बनाने का पावर। उसके बाद सेक्शन नंबर 10A में हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वैलिड रहेगा, मतलब इस ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं हो सकता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में, चैप्टर नंबर 3 ऑफ द IT एक्ट। सेक्शन नंबर 4 हम लोग देखते हैं लीगल रिकॉग्निशन देना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। अगर किसी भी लॉ में बोला गया है कि आपको किसी भी डाटा को, ठीक है, रिटन में, टाइप रिटन में या प्रिंटेड फॉर्म में रखना है, कोई भी लॉ बोला है कि कोई भी डाटा को आपको रिटन में, टाइप रिटन में या प्रिंटेड फॉर्म में रखना है और आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करके रखते हो उस रिटन, टाइप रिटन या प्रिंटेड डाटा को, तो वो डीम टू हैव बीन सेटिस्फाइड माना जाएगा कानून, मतलब वो कानून डीम टू हैव बीन सेटिस्फाइड ही माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 हमें बोलता है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अगर आपको किसी भी लॉ में बोलता है कि
आपको जो है ऑथेंटिकेट करना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को या मैटर वगैरह को सिग्नेचर करके। कोई भी लॉ बोलता है कि सिग्नेचर होना जरूरी है, और आपने डिजिटल सिग्नेचर किया है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिग्नेचर किया है उस डॉक्यूमेंट को या मैटर को, तभी भी वो डीम टू बी वैलिड माना जाएगा। यानी कि कोई भी इनवैलिड उसको करार नहीं दे सकता है ये ग्राउंड बोल के कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया है, यानी कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन दिया है सेक्शन नंबर 5 ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। तो हम लोगों ने क्या देखा, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर किसी भी लॉ में किसी भी मैटर को या डॉक्यूमेंट को रिटन, टाइप रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में रखने के लिए बोला गया है और आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो तो डीम टू हैव बीन सेटिस्फाइड माना जाएगा उस कानून का कंडीशन। उसके बाद किसी भी लॉ में अगर आपको सिग्नेचर अफिक्स करने के लिए बोला गया है, किसी भी लॉ में डॉक्यूमेंट या मैटर पर सिग्नेचर अफिक्स करने के लिए बोला गया है, तो भी रिक्वायरमेंट जो है वो डीम टू बी सेटिस्फाइड माना जाएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हो तो, यानी कि ई सिग्नेचर अफिक्स करते हो तो। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बिहाफ में अदर रूल भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। जितने भी गवर्नमेंट के ब्रांच ऑफिस और एजेंसीज होते हैं, गवर्नमेंट के ब्रांच ऑफिस और एजेंसीज होते हैं, ठीक है, या तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फाइल करना पड़ता है, या फिर उनसे कुछ ना कुछ इशू या फिर ग्रांट, कुछ ना कुछ लाइसेंस वगैरह इशू करवाना रहता है, या ग्रांट वगैरह सब लेना रहता है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको रिसीट या पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेक्शन इसी बात को लीगल रिकॉग्निशन देता है, ठीक है, कि अगर किसी भी लॉ में आपको कुछ भी फाइल करना है, कोई भी फॉर्म वगैरह सब, एप्लीकेशन वगैरह सब, डॉक्यूमेंट वगैरह सब फाइल करना बोलता है और आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल करते हो, तो उसको हम लोग डीम टू बी वैलिड मानेंगे उस कानून को भी कि भाई कानून का कंप्लाई आपने किया है। उसके बाद इशू और ग्रांट के बारे में बोलता है, गवर्नमेंट से लाइसेंस, परमिट या फिर सैंक्शंस वगैरह सब या अप्रूवल वगैरह सब ग्रांट करवाना है या इशू करवाना है पार्टिकुलर मैनर में, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर किया जाए तो वो वैलिड ही माना जाएगा। गवर्नमेंट को किसी भी मतलब किसी भी लॉ में बोला गया है कि गवर्नमेंट के ब्रांच ऑफिस और एजेंसी से आप पैसे का लेन देन करोगे, तो उस सिचुएशन में उन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा माना जाएगा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया है। उसके बाद रूल्स के बारे में बोलता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है इन सब बातों के लिए। गवर्नमेंट के ब्रांच ऑफिस और एजेंसी से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे कैसे आप काम करोगे, इन सब बातों के लिए जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है रूल प्रिस्क्राइब कर सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने सारे भी होते हैं उसको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लोगों की जरूरत पड़ती है, ट्रबल शूटर की जरूरत पड़ती है। तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट वाले को हायर कर सकते हैं, किसी को भी हायर कर सकते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर उसी को बोला गया है। तो डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पर बोलता है ये सेक्शन जो होता है उन्हीं सर्विस प्रोवाइडर का को मतलब क्या बोलता है, कानूनी तौर पे उसको अलाउ करता है, लीगल रिकॉग्निशन देता है, ठीक है। तो मतलब ये सेक्शन उन्हीं सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस प्रोवाइड में वैलिड माना जाएगा, ठीक है, जिसके लिए आपने मतलब क्या बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं से सर्विस ली हुई है, तो अप्रोप्रिएट चार्ज पे किया जा सकता है वहाँ पर उस काम के लिए। अप्रोप्रिएट चार्ज का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है उस चार्ज के रिस्पेक्ट में जो रूल्स वगैरह सब जो है बना सकती है, ठीक है, कि कैसे कैसे चार्जेस को कलेक्ट करना है, कैसे कैसे चार्जेस को रिटेन करना है, इन सब का रूल बना सकती है। तो अप्रोप्रिएट चार्जेस कैसे पे करना है, अप्रोप्रिएट चार्ज को कैसे कलेक्ट या रिटेन किया जाए और किस स्केल के बेसिस पर, यानी कि किस स्लैब में चार्जेस वगैरह सब दिए जाएँ, इसकी वजह से डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर ये रूल आया हुआ है। उसके हम लोग बात करते हैं रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिटेन करने के लिए, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स या इन्फॉर्मेशन किसी स्पेसिफाइड पीरियड तक आपको कोई कानून बोलता है, जैसे कम्युनिस्ट एक्ट 2013 बोलता है कि आपको 8 साल तक प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जितना प्रिस्क्राइब करे उतने तक आपको रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है। तो मान लो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन किसी भी लॉ में आपको स्पेसिफाइड पीरियड तक रिटेन रखने के लिए बोला गया है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो तो वो डीम टू बी वैलिड माना जाएगा। लेकिन डीम टू बी वैलिड माना जाएगा कि कानून का आपने कंप्लाई किया है, मतलब चलेगा आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखते हो तो। लेकिन 3 कंडीशन है उसमें। पहला कंडीशन क्या बोलता है, सब्सिक्वेंटली यूजेबल होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स या इन्फॉर्मेशन में जो भी इन्फॉर्मेशंस है, जो भी इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स है, वो सब्सिक्वेंटली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सको बाद में जाके भी। उसके बाद बोलता है कि ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब आप भले ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखोगे चलेगा, लेकिन आपका फॉर्मेट बदलना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट परमिटेड फॉर्मेट। अगर परमिटेड फॉर्मेट अगर डाटा को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है तो आप जो है थोड़ा बहुत फॉर्मेट में चेंजेस ला सकते हो। उसके बाद आइडेंटिफाइड ओरिजिनल एंड
ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन, जो भी आप रिकॉर्ड रखोगे, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन रखोगे, उसका ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन जो होता है वो पहचानने लायक होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए, किसने भेजा है, कब भेजा है, टाइम वगैरह का रिकॉर्ड रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंडीशन आपको कंप्लाई करना है। ठीक है, तो ये अगर आपने कंप्लाई किया है तो उसके बाद आप जो है डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 में बोलता है ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह सबका आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर मेंटेन करते हो तो उसका कैसे ऑडिट करवाओगे। जहां पर भी किसी भी लॉ ने बोला गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स या इन्फॉर्मेशंस का ऑडिट करवाओ या फिर सर्टिफाई करवाओ, ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ऑडिट वगैरह सब करवाया, सर्टिफाई करवाया, तो उसको वैलिड ही माना जाएगा, यानी कि उस बात को लीगल रिकॉग्निशन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 की। सेक्शन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बोलता है कि सेक्शन 6, 7 और 8 जो होता है वो कोई राइट वाइट नहीं देता है। किसी को डिपार्टमेंट को आप इंसिस्ट करो कि भैया आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कोई आईटी एक्ट कोई राइट देने के लिए बैठा नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, आईटी एक्ट सपोर्टिंग एक तरह का लॉ है, सपोर्टिंग लॉ है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी करते हो तो इनवैलिड नहीं बोलेंगे हम, बस इतना ही बोलता है, कोई राइट वाइट नहीं देता है। तो मतलब अगर किसी भी लॉ में, किसी भी रूल्स में, किसी भी रेगुलेशन, किसी भी नोटिफिकेशन या किसी भी ऑर्डर या बाईलॉज में, ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखोगे तो ठीक है, अगर स्पेशली नहीं बोला गया है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते हो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही करना पड़ेगा भाई साहब। उसके बाद एक सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 8, यहाँ पर बोलता है पब्लिशिंग ऑफ रूल्स वगैरह सब इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यहाँ से पहले ही सेक्शन नंबर 8 आता है पब्लिशिंग ऑफ रूल्स वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगर किसी भी लॉ में, किसी भी रूल्स में, किसी रेगुलेशन या ऑर्डर वगैरह सब में या नोटिफिकेशन को आपको पब्लिश करना है, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश करना है, और आपने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश ना करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पब्लिश किया, तभी भी उसको उस पब्लिशिंग करने को आपको डीम टू बी वैलिड माना जाएगा। उस पब्लिशिंग करने को आपको डीम टू बी वैलिड माना जाएगा, मतलब कानून को आप इनवैलिड करार नहीं दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन नंबर 9 हम लोगों ने देखा था, 6, 7 और 9 जो होता है वो राइट वाइट नहीं देता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 10 की बात हम लोग करते हैं, तो सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है कि रूल बना सकते हैं। तो मतलब इस एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है रूल बना सकती है। इस एक्ट के लिए, आईटी एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल बना सकती है। ठीक है, कि किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना है, किस मैनर एंड फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एफिक्स करना है, किस मैनर एंड फॉर्मेट से आप जो है आइडेंटिफाई करोगे कि किसने एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो डाला हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया हुआ है। उसके बाद कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए या अदर मैटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है रूल प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से कि वो रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कि किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेंटेन करना है, किस मैनर एंड फॉर्मेट में एफिक्स करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस पर्सन को। ठीक है, आइडेंटिफाई करने का मैनर एंड प्रोसीजर, जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया है वो वैलिड आदमी है या नहीं है। उसके बाद कंट्रोल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है और अदर मैटर के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। उसके बाद हम लोग अगले सेक्शन की बात करते हैं, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसकी क्या वैलिडिटी होगी। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बोलो तो आप अनइन्फोर्सेबल नहीं मान सकते हो, ये बोल के केवल और केवल इस ग्राउंड पे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये बोल के आप इनवैलिड करार नहीं दे सकते हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को। मतलब इनवैलिड बोलने के लिए ये कोई ग्राउंड नहीं माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया गया है या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से किया गया है। ठीक है, तो बस इतनी ही बात बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उसके हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 5 की, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। कब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर्ड है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिक्योर्ड है, बस इतनी ही कहानी ये चैप्टर नंबर बयान करती है। इसमें 3 सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर 16। 3 सेक्शन यहाँ पर आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम में किया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर सिग्नेचर, तभी आप उसको बोलोगे कि भैया ये सिक्योर्ड है। बाद में जाके करोगे तो हम नहीं मान सकते कि ये सिक्योर्ड है ये रिकॉर्ड। ठीक है, तो बस इतनी ही बातें बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योर कब मानते हैं। रिकॉर्ड्स को डीम टू बी सिक्योर तब माना जाएगा जब सही समय पर, यानी कि स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिस वक्त बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट किस वक्त बोला है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को सेंड करने से पहले आपको साइन करना पड़ेगा या फिर सेंड करते वक्त आपको साइन करना पड़ेगा। ठीक है,
जो प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया गया उस प्रोसीजर के माध्यम से तब उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योर माना जाएगा, ऐसा सेक्शन नंबर 14 बोलता है। सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर कब माना जाएगा, जब वो 2 कंडीशन पूरा कर दे तो माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो सिक्योर है। पहला, एक्सक्लूसिव कंट्रोल, यानी कि सिग्नेचर क्रिएट करते वक्त जो सिग्नेचर क्रिएशन का डाटा है उस पर केवल सिग्नेचरी का कंट्रोल होना चाहिए, एक्सक्लूसिव कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद स्पेसिफाइड मैनर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब मैनर में ही सिग्नेचर क्रिएटेड डाटा को स्टोर और एफिक्स करना है। आपने क्रिएट तो कर लिया, एक्सक्लूसिव कंट्रोल आपका है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड मैनर में ही आप जो है वो उस क्रिएटेड डाटा को स्टोर करोगे और एफिक्स करोगे, तब उसको हम सिक्योर मान लेंगे। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में। सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस के बारे में तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि क्या प्रोसीजर और क्या प्रैक्टिसेस होगा। सिक्योरिटी प्रोसीजर और प्रैक्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। सेक्शन 14 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर कब मानेंगे उसके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर कब मानेंगे इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो रूल बना सकती है। ठीक है, प्रिस्क्राइब करते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर्कमस्टांसेस क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, और अदर फैक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को मद्देनजर रखते हुए तभी जब आपको रूल प्रिस्क्राइब करना है, ऐसा सेक्शन नंबर 16 बोलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेनाल्टी, कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन के बारे में। पेनाल्टी, कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन के बारे में यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर जानेंगे, डैमेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह सब, फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा बाय बॉडी कॉर्पोरेट। आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और डाटा, जैसे आपका पैन नंबर हो गया, आपका पैन कार्ड का जेरोक्स हो गया, आप सिम कार्ड भी लेते हो तो वहाँ पर जो है आप अपने आईडी प्रूफ का जेरोक्स देते हो। मान लो जिस कंपनी के पास आपका जो है साइन किया हुआ जो आपका जो जेरोक्स कॉपी है आईडी प्रूफ का वो जाता है और उसने गलत इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो ये सेक्शन नंबर 43A वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन नंबर 44 पेनाल्टीज फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न। अगर रिटर्न फर्निश करने के लिए बोला है, रिटर्न नहीं किया तो फिर कैसे कैसे पेनाल्टी लगेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सेक्शन नंबर 45 यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सेक्शन नंबर 45 में रेजररी पेनाल्टी, मतलब जहाँ पर कोई पेनाल्टी स्पेशली प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है वहाँ पर कितना पेनाल्टी लगेगा। तो चैप्टर नंबर 9 5 45 रेजररी पेनाल्टी जो है सेक्शन नंबर 45 आप याद रखो, क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बाकी जो है सेक्शन नंबर तो आपको याद रखने के लिए बोलेगा नहीं, बाकी पेनाल्टी का अमाउंट जो है आप याद कर सकते नहीं हो, इसकी वजह से सेक्शन नंबर 45 आपको याद रखना है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन नंबर 43 की, पेनाल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सब। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनसीआरएस क्या हो गया, नेटवर्क, कंप्यूटर, रिसोर्सेस और सिस्टम, एनसीआर। ठीक है, तो आप दिल्ली के एनसीआर के बारे में जानते ही हो, तो बस नेटवर्क, कंप्यूटर, रिसोर्सेस और सिस्टम। ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर रिसोर्सेस, ठीक है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई डैमेज करता है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन नंबर 43 क्या बोलता है, अगर कोई भी पर्सन बिना एक्चुअल ओनर के परमिशन के या फिर बिना इंचार्ज, जो एक्चुअल ओनर का इंचार्ज होगा उसके परमिशन से किसी और के कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, या फिर कंप्यूटर रिसोर्सेस या फिर कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करता है 10 तरीकों से, हार्म करता है इन 10 तरीकों से, तो उस स्थिति में कंपनसेशन चुकाना पड़ेगा। और अगर जानबूझकर मालिशियस इंटेंशन के साथ हार्म करता है तब तो भाई आपको जेल भी जा सकते हो और आपको पेनाल्टी भी लगेगी। तो क्या क्या 10 गुनाह कर सकता है बिना परमिशन के जो ऑथराइज पर्सन होगा उसके कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर रिसोर्सेस या कंप्यूटर नेटवर्क से क्या क्या गुनाहें कर सकता है, 10 प्रकार के। तो पहला बोलता है एक्सेस करता है या फिर एक्सेस को सिक्योर करता है, एक्सेस करता है या एक्सेस को सिक्योर करता है, उसके कंप्यूटर नेटवर्क या रिसोर्सेस या सिस्टम से डाटा को डाउनलोड करता है या कॉपी करता है, इनके एनसीआरएस पर वायरस डालता है या डालने का प्रयत्न करता है या फिर डालने का कारण बनता है। उसके बाद फिर बोलता है कि डैमेज, इनके एनसीआरएस को डैमेज करेगा या करने का कारण बनेगा, इनके एनसीआरएस को यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा या फिर करने का कारण बनेगा, इनके एनसीआरएस सिस्टम पर डिनाइल ऑफ सर्विस या डिनाइल ऑफ एक्सेस करेगा या करने का कारण बनेगा। डिनाइल ऑफ सर्विस तो आपको पता ही है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस किया था कि किसी भी पार्टिकुलर नेटवर्क को या पार्टिकुलर सिस्टम को ओवरलोड कर दिया जाता है जिससे वो नेटवर्क या वो सिस्टम सर्विस देने से ही डिनाई कर देता है या फिर सर्विस को स्लो कर देता है। और डिनाइल ऑफ एक्सेस मतलब आईडी पासवर्ड को कुछ इस तरीके से खराब कर देता है कि वो
बंदा जो होता है अपने एनसीआरएस पर एक्सेस ही ना कर पाए तो डिनाइल ऑफ एक्सेस करने का कारण बनेगा। अनऑथराइज इंट्रूशन, बिना उसके परमिशन तक उसके डाटा को तक पहुंचने की कोशिश करेगा या पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसको अनऑथराइज इंट्रूशन बोलते हैं। फैसिलिटीज टू अदर, दूसरे को फैसिलिटी देता है कि किसी और के एनसीआरएस पर आप जो है एक्सेस कर लो, तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पर उनका कंप्यूटर डैमेज हुआ, उसके अंदर बोलता है कि डाटा मॉडिफाई कर देता है, उसके एनसीआरएस सिस्टम पर जाकर डाटा को मॉडिफाई कर दिया तो, या फिर कंप्यूटर सोर्स के कोड को खराब कर दिया तो, ये 10 प्रकार के अगर गुनाह कोई करता है, ठीक है, जिसके कारण अफेक्टेड पर्सन को लॉस हो सकता है या फिर लॉस हो जाता है, तो जिसने ऐसे गुनाह किया उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। जिसने ऐसा गुनाह किया है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर गुनाह जानबूझकर किया गया है तो फिर पेनाल्टी भी लगेगा, जेल भी जाएगा, यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी होगा, या फिर बोथ भी हो सकता है, जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे। इंटेंशनली करता है कोई जानबूझकर किसी के एनसीआरएस सिस्टम में ये 10 प्रकार का गुनाह इंटेंशनली करता है, मालाफाइड इंटेंशन के साथ उसको क्षति पहुंचाने के मकसद से, तो ऐसी स्थिति में केवल आपको कंपनसेशन नहीं लगेगा, साफ साफ बोलता है कि 3 साल तक के लिए सजा हो सकती है, आपको 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या बोथ हो सकता है, जो कि आगे के सेक्शन में हम लोग चर्चा करेंगे। सेक्शन नंबर 43A की बात हम लोग करते हैं, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। अगर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको अपना पर्सनल डाटा या इन्फॉर्मेशन देते हो, जैसे डीमैट अकाउंट खुलवाने में, सिम कार्ड लेने में, ठीक है, आप उसको पर्सनल डाटा या इन्फॉर्मेशन देते हो और उस डाटा को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, वो बॉडी कॉर्पोरेट उस डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, जिसके कारण जो होता है आपको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लॉस हो गया, या हो सकता है किसी को रॉन्गफुल गेन हो गया या रॉन्गफुल लॉस आपको हो गया, तो उस बंदे को कंपनसेशन देना पड़ेगा, उस बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनसेशन देना पड़ेगा, ऐसा सेक्शन नंबर 43A बोलता है। फिर हम लोग बात करते हैं पेनाल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन या रिटर्न वगैरह सब, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट, रिटर्न या फिर रिकॉर्ड्स को फाइल करना है, ठीक है, कहीं पर भी DRR को, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ठीक है, या फिर किसी भी रिटर्न को, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड या रिटर्न को फाइल करना है और फाइल नहीं किया, एकदम कंप्लीट नहीं किया, तब तो 1.5 लाख लगेगा आपको हर फेलियर के लिए। फाइल नहीं किया तब तो 1.5 लाख लगेगा, अप टू 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख तक का जुर्माना आपको लगेगा। लेकिन अगर लेट फाइल किया, डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न या रिकॉर्ड को लेट फाइल किया गया, तो 5,000 पर डे फॉर ईच फेलियर, हर फेलियर के लिए आपको 5,000 चुकाना पड़ेगा पर डे का, ठीक है। उसके हम लोग बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट कहीं पर आपको मेंटेन करने के लिए किसी कानून में बोला गया है, आईटी एक्ट के किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन में बोला गया है, और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट को मेंटेन नहीं किया, तो 10,000 रुपया पर डे फॉर ईच फेलियर आपको चुकाना पड़ेगा, 10,000 रुपया तक। तो यहाँ पर भी तक है और यहाँ पर भी तक है, अप टू और अप टू, तीनों में अप टू है, ठीक है। तो अगर आपको पेनाल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, रिटर्न वगैरह सब, या फिर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स, तो अगर आपको किसी भी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के किसी भी प्रोविजन में, किसी भी रूल्स या रेगुलेशंस में बोला गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न या फिर रिकॉर्ड्स को फाइल करना है और आपने फाइल नहीं किया है, तब तो 1.5 लाख तक का जुर्माना हर फेलियर के लिए, और अगर लेट किया है तो 5,000 पर डे फॉर ईच फेलियर के लिए। और दूसरा बात बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट को फाइल नहीं किया है तो 10,000 रुपीज़ पर डे का आपको जुर्माना लग जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 45 में लोग बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9 सेक्शन नंबर 45, 95045, जहां पर कोई भी पेनाल्टी सेपरेटली प्रोवाइड नहीं किया गया है, वहां पर 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है अगर एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन में किसी भी कानून का कॉन्ट्रावेंशन, ऐसा कॉन्ट्रावेंशन किया है जहां पर पेनाल्टी स्पेशली प्रोवाइड नहीं किया गया है या कंपनसेशन नहीं बताया गया है, तो फिर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चैप्टर 11 ऑफ आईटी एक्ट। चैप्टर 11 ऑफ आईटी एक्ट ऑफेंस के बारे में बताता है। चैप्टर 11 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपको ऑफेंस के बारे में बताता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2-3 कंडीशन अराइज हो सकता है। पहला कंडीशन क्या होता है, और वाला कंडीशन। और वाला कंडीशन मैंने किसका नाम दिया है, और वाला कंडीशन, जैसे कि आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर बोथ हो सकता है। तो ये और वाला कंडीशन हो गया, ठीक है, आइदर और वाला कंडीशन, ठीक है। तो इसको हम लोग एक कैटेगरी में डालते हैं जिसको मैंने नाम दिया और वाला कंडीशन। दूसरा बोलता है कि एंड वाला कंडीशन। एंड वाला कंडीशन मतलब देखो यहाँ पर जो है 3 years एंड फाइन, ठीक है, तो ये एंड वाला कंडीशन हो गया।
और वाला कंडीशन, एंड वाला कंडीशन और अदर कंडीशन। अदर कंडीशन में भी कुछ बातें आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और वाला कंडीशन के बारे में। यहाँ पर आपको इतने सारे पेनाल्टीज़ का अमाउंट याद रखना या फिर कितने सालों के लिए जेल जाएगा ये याद रखना जो है प्रैक्टिकल नहीं है। ऊपर से मात्र 6 नंबर का ये चैप्टर आएगा, 6 से लेकर 10 मार्क्स तक का। उसमें भी क्या पता कौन से क्वेश्चन में कितने पेनाल्टी के बारे में बोल दे। इसकी वजह से आपको सिर्फ कुछ बातें ही याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कंप्यूटर क्राइम दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्ट कुड अफेक्ट। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर क्राइम जो होते हैं जिसको एक्ट ने रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्राइम में हैकिंग, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, डिजिटल आईसी यूजर्स, नेटिजन, वेबसाइट ओनर या कंटेंट क्रिएटर, उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, ऑडिटर्स, सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी कि वेब होस्टिंग फर्म्स, ये सारे लोग जो होंगे वो आ जाएंगे एक्ट के तहत। मतलब इन पे एक्ट अपनी नजरें गड़ा कर रखेगा कि बेटा ये कोई गड़बड़ काम ना कर दे, जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन नंबर 43A में भी देखा था। तो ये हैकर्स जो होते हैं, इथिकल हैकर की यहाँ पर बात कर रहा है। जो इथिकल हैकर नहीं होते उसको हम लोग क्रैकर के नाम से भी जानते हैं। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है थर्ड पार्टी से जो भी ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह के लिए लेने के लिए आप बोलते हो। इसी तरह से हो गया डिजिटल आईसी यूजर्स, नेटिजन, वेबसाइट ओनर या फिर कंटेंट क्रिएटर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल लोग, ऑडिटर लोग जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं, और सर्टिफाइंग अथॉरिटी और वेब होस्टिंग फर्म्स जो होते हैं वो सारे के सारे इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में फॉल कर जाएंगे। ठीक है, और इन पर कानून अपनी नज़रें गड़ा के रखेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ, जैसा कि मैंने बोला था और वाला कंडीशन। और वाला कंडीशन आपको क्या बोलता है? आइदर और, मतलब एक पहला वाला और वाला कंडीशन है इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। तो ये सारे इतने सारे केसेस हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन लग सकता है या बोथ हो सकता है। तो ये कौन कौन सा ऐसा, तो बस आपको इतने सारे सेक्शंस के बारे में याद रखना है कि ये सारी जो सिचुएशन जब आएंगे तब आपको लिखना है कि अगर ये कॉन्ट्रावेंशन किया तो इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर फाइन लगेगा या बोथ होगा। स्पेसिफाइड इम्प्रिजनमेंट, स्पेसिफाइड फाइन और बोथ, बस इतना लिख देना है आपको, क्योंकि सारा का सारा जो है प्रैक्टिकल नहीं है कि सारे के सारे पेनाल्टीज और फाइन को आप याद रख सको। फिर भी आपको सारे के सारे पेनाल्टी और फाइन को अगर डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पर जो है इस पार्टिकुलर इस स्क्रीनशॉट लेके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, कि कौन कौन से सिचुएशन में जो है वो आपको पेनाल्टी, फाइन और बोथ लगेगा और कौन कौन एंड वाला सिचुएशन है उसको एक साथ देखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ वाले कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बोलता है टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट पर डाका डालता है, मतलब कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ टेम्परिंग करता है। ठीक है, डाका डालने का मतलब मेरा क्या हुआ? डी से डिस्ट्रॉय करता है, अल्टर करता है, ठीक है, कंसील करता है, ठीक है, कंसील करता है या फिर अब्यूज करता है। कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट को, किसी के कंप्यूटर के अगर कोई किसी भी अदर पर्सन के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, अल्टर करता है, कंसील करता है या अब्यूज करता है, जो कि किसी भी लॉ में इस कंप्यूटर सोर्स को रखने के लिए बोला गया है। आपको बोला गया था और किसी बंदे ने आपके कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ किया है, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट बोलो तो क्या, इनपुट डॉक्यूमेंट जिससे आप इनपुट डालोगे, बतौर सबूत आपको किसी लॉ ने रखने के लिए बोला था, उसके साथ कोई टेम्पर करता है तो इस स्थिति में जो टेम्पर करेगा यानी कि जो लायबल होगा उस बंदे को इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर फाइन मिलेगा या फिर बोथ लगेगा। इम्प्रिजनमेंट, फाइन या बोथ होगा। उसके बाद कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस के बारे में हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 66 हम लोगों ने, वहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन नंबर 43 देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था सेक्शन नंबर 43 में कि 10 प्रकार का गुनाह जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड करता है। किसी और के कंप्यूटर पे, किसी और के नेटवर्क पे, किसी और के सिस्टम पर, किसी और के रिसोर्स पर अगर एक्सेस या सिक्योर एक्सेस करता है, डाउनलोड कॉपी करता है, वायरस डालता है या कारण बनता है डालने का, डैमेज करता है या करने का कारण बनता है, डिस्टर्ब करता है सर्विस को या करने का कारण बनता है, डिनायल ऑफ सर्विस करता है या करने का कारण बनता है, अनऑथराइज इंटरेक्शन करता है, फैसिलिटी देता है दूसरे पर्सन को जो कि एक्सेस कर पाए, और डाटा मॉडिफिकेशन करता है या कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ टेम्पर करता है। सोर्स कोड अभी हम लोगों ने देखा, तो पेनाल्टी, इम्प्रिजनमेंट और फाइन लगेगा। ठीक है, किसी भी लॉ में अगर बताया गया है उस सोर्स कोड को रखने के लिए, यहाँ पर क्या बताया गया, केवल सोर्स कोड के साथ अगर छेड़छाड़ करता है तो सेक्शन 43 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर इस सोर्स कोड को किसी भी लॉ में नहीं बोला था रखने के लिए और तब उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है तब सेक्शन 65 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 43 कब अप्लाई होगा? जब कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट पर एवे, मतलब किसी लॉ ने नहीं बोला था, बस एज एवे रखा था अपना इनपुट डॉक्यूमेंट के लिए, और किसी लॉ ने अगर बोल दिया था तब तो सेक्शन 65 भी अट्रैक्ट हो जाएगा, वहां पर दोनों सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में जाना,
जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा यहाँ पर की कि कंप्यूटर रिलेटेड अगर ऑफेंस करता है सेक्शन 43 वाला, और वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस जो करता है वो डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडेंटली यानी कि मलासिस इंटेंशन के साथ करता है, तो 3 साल तक की सजा, 5 लाख तक का जुर्माना या बोथ हो सकता है, यानी कि इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ हो सकता है। ये रिलेशन कहाँ से आता है? सेक्शन नंबर 43 के 10 गुना से ही आ रहा है। देखो कंप्यूटर जो सेक्शन 43 में 10 गुना हम लोगों ने देखा था वहीं से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 66B की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 66B में क्या बोलता है? पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मतलब अगर कोई भी कंप्यूटर रिसोर्सेस या डिवाइसेस किसी ने डिसऑनेस्टली लिया है या फिर चोरी किया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो बंदे ने उसको खरीदा है या फिर जो बंदा उसको डिसऑनेस्ट मतलब सब कुछ जानते हुए, फैक्ट को जानते हुए ये काम किया है, ठीक है, उस बंदे को इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फाइन लग सकता है या बोथ हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले सेक्शन की। सेक्शन नंबर 66E हमें क्या बोलता है? वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी के बारे में बोलता है। वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी क्या बोलता है कि अगर जानबूझकर किसी पर्सन के प्राइवेट एरिया, कोई भी पर्सन के प्राइवेट एरिया या प्राइवेट पार्ट का कोई इमेज कैप्चर करता है, कोई फोटो वगैरह सब लेता है प्राइवेट एरिया या प्राइवेट पार्ट का किसी पर्सन का, बिना उस पर्सन के कंसेंट के, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रॉनिक मींस से ट्रांसफर करता है या फिर पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जिस बंदे ने ऐसा गुनाह किया है, किसी के प्राइवेट पार्ट का या फिर प्राइवेट एरिया का इमेज कैप्चर किया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको इम्प्रिजनमेंट होगा या फाइन लगेगा या बोथ होगा। तो मात्र इतनी ही सजा उसको होगी कि इम्प्रिजनमेंट, फाइन या बोथ, मतलब एंड वाले क्राइटेरिया में मात्र एक ऐसा ही ये गुनाह है, ठीक है, जो कि सेक्सुअली रिलेटेड है। तो ऐसा गुनाह ये है मात्र जिसमें इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ होता है। बाकी सेक्सुअली रिलेटेड जितना भी गुनाह है उसमें एंड का क्राइटेरिया आएगा, जो कि हम लोग आगे चल के अभी देखेंगे। बाकी बात करते हैं पावर ऑफ द कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन। कंट्रोलर का पावर की डायरेक्शन देना, मतलब इस सेक्शन में यानी कि इस एक्ट में एक कंट्रोलर नाम का अथॉरिटी होता है। उस कंट्रोलर ने कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है, और अगर उसके डायरेक्शन का मतलब इस एक्ट में, इस रूल्स में या रेगुलेशंस में, ठीक है, कंप्लाइंस करने के लिए कंट्रोलर ने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को या उसके एम्प्लॉय को बोला है कि आपको कुछ बातों को कंप्लाई करना है। सर्टिफाइंग किसको बोला है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, या फिर उसके एम्प्लॉय को डायरेक्शन दिया है कि आपको कुछ बातों को कंप्लाई करना है और उसने नहीं किया, ठीक है, या फिर रिफ्यूज किया करने से, ठीक है, या फिर उसको डायरेक्शन दिया है कि किसी एक्टिविटी को आपको रोक देना है और उसने नहीं रोका, तो उस सिचुएशन में उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी को या उसके एम्प्लॉय को इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर फाइन लगेगा या बोथ होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेनाल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। पेनाल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन हमें क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 71 में आता है कि जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन करता है मेटल फैक्ट का, किससे मेटल फैक्ट का मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब सप्रेशन करता है? कंट्रोलर से या सर्टिफाइंग अथॉरिटी से। क्यों करता है? क्योंकि वो गलत डॉक्यूमेंट दिखाकर लाइसेंस लेना चाहता है या ई सिग्नेचर इशू करवाना चाहता है, मतलब मिस रिप्रेजेंट करके कुछ भी दिखा के, गलत किसी का भी वोटर आईडी वगैरह सब दिखा के, तो उसको पेनाल्टी लगेगी और मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट लगेगा या फाइन लगेगा या फिर बोथ लगेगा। पेनाल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन ऑफ द फैक्ट का सप्रेशन करता है, तो इस सिचुएशन में यहां पर आ जाएगा इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को ब्रीच किया जाता है, ठीक है, यहां पर पनिशमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी था, ठीक है, किसी के प्राइवेट एरिया का जो इमेज कैप्चर करता था वो। अब यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी की बात है, तो किसी के लाइफ में आप जो है दखलंदाजी जबरदस्ती करते हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है, तो वो यहां पर आ जाएगा। मतलब अगर किसी भी एक्ट में किसी पर्सन, कोई भी कानून ऐसा है जिस कानून में जैसे कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स तक आरओसी की पहुंच होती है, मतलब लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स तक आपके जो है आरओसी की पहुंच होती है, तो अगर किसी भी एक्ट में किसी पर्सन को यानी कि ऑफिसर या एम्प्लॉय को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बुक, रजिस्टर या करस्पॉन्डेंस तक एक्सेस करने का हक दिया गया है या फिर पावर दिया गया है और उस ऑफिसर या एम्प्लॉय ने अपने हक का गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है, वो किसी अनऑथराइज पर्सन को डिस्क्लोज किया है, मतलब बिना ओनर के कंसेंट के या फिर बिना किसी स्पेसिफाइड लॉ में बताए के परमिशन के, ठीक है, किसी पर्सन को डिस्क्लोज कर दिया है उस डॉक्यूमेंट को, बुक को, रजिस्टर को या करस्पॉन्डेंस को, जिसके कारण उस बंदे की मतलब जिसका वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बिलोंग करता था उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी या अवेलेबिलिटी भंग हुई या हो सकती थी। तो उस सिचुएशन में जिसने डिस्क्लोज किया है उस ऑफिसर को या उस एम्प्लॉय को इम्प्रिजनमेंट लगेगा या फिर फाइन लगेगा या फिर बोथ लगेगा, ठीक है, ऐसा सेक्शन नंबर 72 बोलता है। उसके हम लोग बात करते हैं पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ
अनलॉफुल एक्ट, ठीक है, इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो कोई भी पर्सन जो होता है उसका इंक्लूडिंग इंटरमीडिएरी, ठीक है, कोई भी पर्सन से आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है कि वो आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जैसे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट की सर्विस देता है, तो कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग इंटरमीडिएरी से आपने इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो होता है वो आपके रिकॉर्ड्स तक एक्सेस करने का उसके पास पासवर्ड वगैरह सब उसके पास पता है उसको, ठीक है, और तब उसने किसी को डिस्क्लोज किया तो उसको इम्प्रिजनमेंट लगेगा या फाइन लगेगा या बोथ लगेगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर किसी लॉ का ऑथराइज ऑफिसर या एम्प्लॉई था, ठीक है, जैसा कि आपको आरओसी हो गया, वैसे यहाँ पर कौन है, यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर जो है वो भी आपके डाटा तक एक्सेस कर सकता है, और उसने किसी को अनऑथराइज तरीके से डिस्क्लोज किया बिना किसी कानून में बताए गए या बिना आपके कंसेंट के, तो उस स्थिति में उसको भी इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर फाइन लगेगा या फिर बोथ होगा। उसके बाद बात करते हैं पेनाल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पार्टिकुलर। किसी पार्टिकुलर में क्या करते हो, आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को फॉल्स कर दिया, मतलब कहीं कहीं पे आपको बोला गया था कि आपको सिग्नेचर करना है और आपके पास सिग्नेचर है ही नहीं और आपने किसी और का सिग्नेचर उठा के डाल दिया, ठीक है, तो यहां पर बोलता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी लिस्टेड सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने सर्टिफाई नहीं किया हुआ था, मतलब लिस्टेड सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इशू नहीं किया था और तब आपने कहीं पर अफिक्स कर दिया किसी पार्टिकुलर में, या फिर आपका सर्टिफिकेट सर्टिफाई तो कर दिया था लेकिन सब्सक्राइबर ने, जो रियल सब्सक्राइबर था, उसको अभी तक उसका जो है इशू के बाद एक्सेप्ट ही नहीं किया और तब बीच में जाके आपने उसके डाटा को ले लिया और उससे सर्टिफाई कर दिया अपने ट्रांजेक्शन को, अपने पार्टिकुलर्स को, ठीक है, या फिर किसी का सर्टिफिकेट जो है रिवोक हो गया था या सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बाद उसने यूज कर लिया, उसके बावजूद भी उसने यूज कर लिया तो कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा, उसकी वजह से उसको इम्प्रिजनमेंट होगा या फाइन लगेगा या बोथ होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में बोला। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस के बारे में। फ्रॉडुलेंट पर्पस के बारे में पब्लिकेशन, तो अगर मान लो कोई जानबूझकर क्रिएट या पब्लिश करता है या अदरवाइज अवेलेबल करवाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को गलत तरीके से, ठीक है, गलत तरीके से पब्लिश करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, तो उस स्थिति में आपको इम्प्रिजनमेंट लगेगा या फाइन होगा या बोथ होगा, ठीक है। कोई भी क्रिएट करता है, पब्लिश करता है या अदरवाइज किसी को अवेलेबल करवा देता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, किस लिए, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, तो उस स्थिति में इम्प्रिजनमेंट होगा या फाइन लगेगा या बोथ होगा। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दोनों केस में इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है। एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर हमारा 11 है उस 11 के ऑफेंस को 3 पार्ट में बांटा है। पहला जो पार्ट हम लोगों ने बांटा है वो और वाला पार्ट बांटा है जिसमें आइदर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ वाला कंडीशन है। उसके बाद हम लोगों ने एंड वाला पार्ट बांटा है जिसमें इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों लगेगा। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड में अदर को बांटा है। तो सबसे पहला हमारा जो क्राइटेरिया था उसको हम लोगों ने देखा इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ में क्या क्या फॉल करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ करता है। किसी भी लॉ में अगर कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट को रखने के लिए बोला गया है, उस पर कोई डाका डालता है, मतलब डिस्ट्रॉय, अल्टर या कंसील या फिर अब्यूज करता है, तो उस स्थिति में जो भी लायबल पर्सन होगा उसको इम्प्रिजनमेंट लगेगा स्पेसिफाइड या फिर फाइन लगेगा स्पेसिफाइड या बोथ लगेगा। स्पेसिफाइड वर्ड लगाना मत भूलना। उसके बाद कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस के बारे में हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 43 में जो 10 प्रकार के गुनाह दिए गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको कोई जानबूझकर यानी कि फ्रॉडुलेंट पर्पस से या डिसऑनेस्टली करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ लगेगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई मतलब डिसऑनेस्टली रिसीव करता है स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज को या कम्युनिकेशन डिवाइस को, कम्युनिकेशन डिवाइस भी यहाँ पर आ गया, राउटर वगैरह भी आ गया और कंप्यूटर रिसोर्सेज भी आ गया, तो उस सिचुएशन में जो भी लायबल पर्सन होगा उसको इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ लगेगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि किसी के प्राइवेट एरिया का कोई इमेज लेकर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट या कैप्चर वगैरह सब करता है तो फिर इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ लगेगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट जो होता है उसमें मात्र ये एक ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन में केवल और वाले कंडीशन में फॉल करेगा, बाकी सारे के सारे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट जो होंगे वो एंड वाले कंडीशन में फॉल करेंगे, ठीक है। उसके हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन। अगर कंट्रोलर ने सर्टिफाइंग अथॉरिटी या उसके अंडर के एम्प्लॉय को कोई भी डायरेक्शन दिया है कि किसी काम को रोक दो या किसी काम को करो और डायरेक्शन का पालन नहीं किया तो इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ
बोथ लगेगा। फिर हम लोग को देखा पेनाल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन करके आप कोई भी लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह सब उठा लेते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ लगेगा। फिर बोलता है पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर किसी भी लॉ के तहत किसी को अधिकार है, जैसे आरओसी को अधिकार है आपके कंपनीज के डाटा तक एक्सेस करने का, उसका वो आपके बिना परमिशन के या लॉ के बिना परमिशन के किसी को डिस्क्लोज कर दिया तो उस सिचुएशन में उस आरओसी को इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ लगेगा। फिर पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर वालों से कि भाई हमको आप ये डाटा जो है ये सर्विस प्रोवाइड करो, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके डाटा तक वो कुछ डाटा तक एक्सेस कर सकता था और उसको बिना आपके कंसेंट के या बिना किसी लॉ के परमिशन के डिस्क्लोज कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, तो उस स्थिति में उस बंदे को इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ लगेगा। फिर पेनाल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पार्टिकुलर। कुछ पार्टिकुलर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को फॉल्स फर्निश किया गया है तो उस सिचुएशन में इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ लगेगा। उसके बाद बोलता है कि पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को फ्रॉड के पर्पस से इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ लगेगा इस सिचुएशन में, अगर फ्रॉड के पर्पस से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है तो। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर और वाला कंडीशन, एंड वाला कंडीशन, इसमें इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लगेगा, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों लगेगा। तो इतने सारे कंडीशन हम लोग देखेंगे, इतने सारे सेक्शन हमें बताए गए हैं जिसमें दोनों चीज लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ हम लोग बात करेंगे अदर के बारे में, जिसमें हम लोग साइबर टेररिज्म के बारे में देखेंगे कि पूरी लाइफ तक के लिए सजा मिलेगी। नेशनल नोडल एजेंसी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन नंबर यूए देखा था, ठीक है, यूए का सब सेक्शन हम लोगों ने देखा था। फिर बोलता है कि एक्ट टू अप्लाई ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। विदेश में अगर करता है तो क्या होगा, भारत के बाहर अगर कुछ एक्ट करता है और इंडिया का कोई भी नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर रिसोर्स को इफेक्ट करता है तो भी एक्ट अप्लाई होगा। फिर हम लोग कॉन्फिस्केशन के बारे में चर्चा करेंगे।